Hello everyone, my name is Akansha Prasad and I'm going to present my topic starting features of single phase induction motor. In this video, we are going to learn about two methods, split phase induction motor and capacitor start motor. Basically, it's an arrangement. We know single phase induction motor self starting नहीं होते, उसे self starting बनाने के लिए हम double winding arrangement करते हैं and that's we are going to discuss in this video. कैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग फील्ड डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से रोटर एक्चुअल में मूव करता है। इसमें हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, लास्ट में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक रोटर एंड एक स्टेटर होता है। स्क्विरल केज रोटर हम यहाँ यूज़ करते हैं। जो चेंज आता है वो आता है स्टेटर में। वी नीड रोटेटिंग फील्ड एंड वी नो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है हमें पल्सवेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती है, बट यहाँ हमें नीड है रोटेटिंग फील्ड की। फॉर दैट हम एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऐड करते हैं कंस्ट्रक्शन में। यहाँ यहाँ हम यूज़ करेंगे टू वाइंडिंग्स का। इन दोनों वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मिलकर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जिसकी हमें ज़रूरत है। दिस मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को पैरेलल में रखा जाता है। जब एसी सप्लाई से करंट आएगा वो दोनों पार्ट्स में स्प्लिट होगा, मेन वाइंडिंग में और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। जब दोनों वाइंडिंग्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा तब रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगा। और वो कैसे होगा? इफ़ इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ा दी जाए देन हम फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस लो है, इस वजह से हल्का सा फेज शिफ्ट होगा। बट मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाई है एंड रेजिस्टेंस लो है, इस वजह से फेज शिफ्ट भी होगा। इन दोनों के फेज डिफरेंस की वजह से अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और यहीं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फेजर डायग्राम। ये मेरी सप्लाई वोल्टेज है और ये हमने नोटिस किया है कि हल्का सा फेज शिफ्ट होगा, तो ये हमने बनाई है हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है। देन अप्रॉक्स 90 डिग्री, मतलब नॉट कंप्लीट 90 डिग्री बट अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास चेंज आएगा मेन वाइंडिंग में क्योंकि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है। ये जो है हमारा आई एम, हम इसे आई एम लिख देते हैं और इसे हम आई ए लिख देते हैं। आई ए मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और आई एम मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है मेन वाइंडिंग में। इनके बीच में जो एंगल आएगा उसे हम कह देते हैं अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा एंगल है ये अप्रॉक्स 30 डिग्री रहता है एंड इतना फेज शिफ्ट इनफ है रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। आरएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए इतना शिफ्ट काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये रेजिस्टेंस किस काम आता है। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है बिकॉज जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो इस आर से हम इसके फेज एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। स्टार्टिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तब मेन वाइंडिंग में जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उससे सेंट्रीफ्यूगल स्विच में लगी एक रिले होती है जो वो एक्साइट हो जाती है। एक्साइट होगा तो स्विच क्लोज रहेगा, सर्किट में करंट फ्लो करता ही रहेगा। एंड जब रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा तब जैसे ही मोटर 75 to 80% स्पीड पकड़ लेगी तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप ही ओपन हो जाएगा। कनेक्शन ओपन होते ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो साइड है वो कट ऑफ हो जाएगा मेन वाइंडिंग से एंड मोटर जो है वो रोटेट करती रहेगी, लेकिन सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से, जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा रनिंग टॉर्क से कम रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ रियली नॉइजी। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, जो कि सेकेंड मेथड है टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। Now the second method, that is capacitor start motor. Here we will see construction, phasor diagram, characteristic curve and its application. Let's start with the construction of capacitor start motor. Here we consider two things, that is rotor and stator. इसके construction में जो भी change आता है वो आता है stator में, rotor remains the same which is squirrel cage rotor. स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि सर्किट में रेजिस्टेंस लगता है, उसकी जगह हम यहाँ पर लगाएंगे कैपेसिटर। सबसे पहले आएगी मेन वाइंडिंग, देन उसके पैरेलल में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके सीरीज में कैपेसिटर एंड देन सेंट्रीफ्यूगल स्विच। द कैपेसिटर इज ओनली यूज्ड फॉर स्टार्टिंग पर्पस
After achieving a threshold speed of approx 70 to 80%, कैपेसिटर जो है कट ऑफ हो जाएगा थ्रू सेंट्रीफ्यूगल स्विच. मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जो फीचर्स हैं वो सेम रहेंगी एज इन द स्प्लिट फेज. दैट इज़ मेन वाइंडिंग का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाई रहेगा, रेजिस्टेंस लो रहेगा. ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस लो रहेगा एंड रेजिस्टेंस हाई रहेगा. यहाँ चेंज आता है रेजिस्टेंस की जगह पे जो हम कैपेसिटर लगा देते हैं. सर्किट में कैपेसिटर आने से क्या होता है, उस सर्किट का जो भी पाथ है, जो भी करंट है, वो लीड करेगा वोल्टेज को. यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है वो लीड करेगा मेन वाइंडिंग के करंट को एंड मेन सप्लाई वोल्टेज को. नाउ लेट्स सी द फेजर डायग्राम. ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है और अब हमारे पास दो करंट हैं, दैट इज मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट. इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होगा, दैट मीन्स आई एम लैग करेगा एंड इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट जो है वो लीड करेगा. इन दोनों के जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, मतलब V और I के बीच का जो एंगल है फाई, पावर फैक्टर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा. एंगल बिटवीन IA एंड IM को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से. अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्स 80 डिग्री आती है. टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है साइन अल्फ़ा पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा. यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो डबल होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बिकॉज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है एंड पावर फैक्टर जो है यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है इन कंपैरिजन टू द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो देखी जाती है इसके फीचर्स से. जैसे यहाँ हमने कैपेसिटर यूज़ किया है फॉर स्टार्टिंग पर्पस, तो इसके लिए हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो भी ज़्यादा है. करंट चाहिए, दैट मीन्स जो ओवर इम्पिडेंस है वो कम होनी चाहिए एंड दैट मीन्स रिएक्टेंस कम होनी चाहिए. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होने का मतलब है लाइक फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज़. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैपेसिटर की जो रेटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए. दैट इज़ वाई वी प्रेफर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर. शॉर्ट टाइम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करना है. नाउ वी विल सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व. कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें पता है कि टॉर्क और स्पीड के बीच में बनता है. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स में क्या होता है, बिना लोड के इनकी स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है एंड जैसे जैसे हम इसमें लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ने से इनकी स्पीड लो हो जाती है. ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है, ऑक्सिलरी पॉइंट. जब कट ऑफ हो जाता है देन टॉर्क जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है. इस मोटर का फ़ायदा यही है दैट स्टार्टिंग में हमें टॉर्क जो है अच्छा मिल जाता है. And by this, I'm going to end my topic here.